नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चार्ट मुझे के नई वीकली वीडियो में। और हमने लास्ट वीक देखा निफ्टी ने काफी एक थोड़ा साइडवेज सा सेशन लग रहा था स्टार्ट में, लेकिन फिर जो हमने थर्सडे के दिन निफ्टी एक्सपायरी के दिन एक्सप्लोसिव मूव देखी, उससे वापस सेंटिमेंट एकदम पॉजिटिव हो गया। और वीकली चार्ट अगर मैं यहाँ पे लगाऊंगा तो यहाँ पे हमको क्लियरली दिखाई देगा कि एक बेरिश एनगल्फिंग कैंडल बन रही थी दोस्तों, और सीधा नेक्स्ट कैंडल फिर बुलिश एनगल्फिंग बन गई। इसलिए हम लोग क्लासिक बोलते हैं, हमारे स्टूडेंट को समझाते हैं जो भी हमारे मेंटरशिप को ज्वाइन करता है कि सर ये देखो बुलिश एनगल्फिंग बन गई तो शॉर्ट कर देते हैं। लेकिन शॉर्ट कब करना है? जब हमें सिग्नल मिले 24,500 के नीचे जाता तो एक सिग्नल मिलता था पोजिशनल शॉर्ट करने का। इंट्राडे में डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी आती है जब निकलता है, जो हमने भी डिस्कस की, लेकिन जो पोजिशनल मेन अपॉर्चुनिटी बनती है सिग्नल के बाद बनती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, क्लासिक केस हुआ बेरिश एनगल्फिंग और नेक्स्ट वीक बुलिश एनगल्फिंग। तो ये वाली कैंडल ने पूरी ही पिछले वीक की नेगेटिविटी को एनगल्फ कर लिया। तो दोस्तों सेंटिमेंट काफी अच्छा बना हुआ है। हो सकता है कि आगे जाने वाले सेशन के अंदर हम थोड़ा साइडवेज हो अगर डाउ ब्रेकआउट नहीं देता, लेकिन जितना अभी हमें प्राइस एक्शन दिख रहा है उस हिसाब से डाउ भी अपने ऑल टाइम हाई के काफी नियर हो गया है। एक 100-150 पॉइंट बाकी है। तो मेरे हिसाब से जो रुझान रहेगा नेक्स्ट वीक का, यहाँ पे अगर आप पैटर्न भी देखोगे तो इनवर्स एचएनएस टाइप पैटर्न दिखेगा। तो अगले वीक का रुझान जो रहेगा वो पॉजिटिव रहना चाहिए। अगला वीक डेटा से भरा हुआ होगा, खासकर डाउ में अगर हम बात करें तो यूएस के अंदर रेट कट के जो फाइनली आसार थे, वो रेट कट का जो डेटा आएगा 0.25 0.50 जो भी रहेगा वो हमें देखने मिलेगा। तो उस वजह से काफी वॉलेटिलिटी भी रह सकती है। अब दोस्तों यहाँ पे निफ्टी पे लेकिन मैं बायस जो है वो बुलिश बना के चलूंगा, क्योंकि वीकली क्लोजिंग काफी अच्छी आई है। ऊपर के साइड ब्रेकआउट कौन से लेवल पे दिखाई देगा? तो दोस्तों 2 दिन सेम लेवल पे हमने निफ्टी को एक बार रेजिस्टेंस लेते हुए देखा है, जो आता है निकल के आपका 25,435। तो मैं यहाँ पे मार्क कर लेता हूँ इस लेवल को। और 25,435 अगर निकालेगा निफ्टी तो मेरे हिसाब से अगले वीक के अंदर एटलीस्ट ये जाना चाहिए आपका 25,750 में। एक बार एक्सपेक्ट करके चलूंगा कि नेक्स्ट वीक में इतना तो एफर्ट डाले और 25,850 900 का नेक्स्ट, पर 25,750 हम एक बार सोच के चलेंगे ऊपर। और नीचे के साइड दोस्तों अब क्या हो गया, नीचे के साइड 25,100 ये लेवल इंपॉर्टेंट है। इस लेवल के नीचे अगर नहीं जाएगा तो कोई पोजिशनली मंदी का कोई व्यू नहीं बनेगा। बैंक निफ्टी की बात करते हैं जो कि रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है, और बैंक निफ्टी फाइनली इतने टाइम के कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। अब पहले ये डिक्लाइनिंग वेज बना, डिक्लाइनिंग वेज के बाद ये साइडवेज में गया बैंक निफ्टी। तो अब मैं इसको क्लियर कर देता हूं क्योंकि चार्ट पे अभी हमें नया डेटा मिल रहा है। तो डिक्लाइनिंग वेज को हटा देंगे, और ये जो मैं लाइन है, जो हॉरिजॉन्टल हमने लाइन बनाई थी, इसको यहाँ पे अभी पुल कर देंगे। तो नया डेटा हमें सजेस्ट करता है कप एंड हैंडल लाइक का पैटर्न, और इसका ब्रेकआउट हमें मिल रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे ब्रेकआउट की स्टार्ट हो गई है, लेकिन एक ग्रीन कैंडल मिलनी थी। निफ्टी से अच्छा परफॉर्म किया बैंक निफ्टी, तो हम यहाँ पे बुलिश बायस फिर मेंटेन करेंगे। और नेक्स्ट सेशन के अंदर अगर हमने पार कर दिया 52,100, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे नया ऑल टाइम हाई लगने का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो 52,100 को फोकस करना चाहिए। यहाँ पे एक गैप है जो फिल होने से रह गया था 53,200 पे। मेरे को लगता है फाइनली ये गैप फिल होना चाहिए। अब जो डेटा आएगा वेनेसडे के नाइट को आएगा डेटा अमेरिका के अंदर। थर्सडे को जब निफ्टी की एक्सपायरी होगी तो उस टाइम पे फैक्टर इन होगा। बात करते हैं मिड कैप की, जो स्टार हमारा इंडाइसिस है हमेशा आउट परफॉर्म करता है ब्रॉडली। अभी तक हमने जितना भी देखा है डेटा, तो मिड कैप ने काफी अच्छा एक व्यू बनाया है, और मिड कैप 1 में ऊपर जा रहा है और 60,000 के ऊपर क्लोजिंग दे दी। तो हमारा जो मेन व्यू बन रहा था 60,000 तक तो टच होना है, अब वो हो चुका है। अब अगला व्यू बनाएंगे, और अगला व्यू कहां तक बनता है अपना 61,500 और 62,000 का अगला एक बार व्यू बनेगा अभी। तो यहाँ पे भी बुलिश बायस है। डाउ हमने एक बार देख लिया। बॉन्ड यील्ड जो है वो वीक हो रही है। ब्रेंट की अगर हम बात करें तो ब्रेंट भी अब थोड़ा साइडवेज हो रहा है, लेकिन ब्रेंट में मैंने आपको बताया था यहाँ पे फॉलोइंग डिक्लाइनिंग वेज का ब्रेकआउट है। 74 का 73.5 74 एक लेवल लग रहा है, लेकिन कल जो 72.8 तक टच किया, ऑलमोस्ट 73 तक पहुंचा ये। उसके बाद ये थोड़ा साइडवेज टू माइनर डाउनसाइड का एक बार व्यू बनेगा। तो मेरे हिसाब से अब जब भी 71 के नीचे चले जाए आपका ब्रेंट, तो वापस शॉर्ट अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाएगी। और गोल्ड की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे गोल्ड अच्छा एक हमें ब्रेकआउट देते हुए दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे साथ ही साथ सिल्वर जो गोल्ड को
आपको फॉलो करता हुआ दिखाई देगा। तो सिल्वर के ऊपर भी हम चार्ट लोड करेंगे। यहाँ पे सिल्वर जो कि गोल्ड की तरफ एकदम फॉलो कर रहा है। अब ध्यान होगा तो हमने कहा था पहले, जो डेली हमारा वीडियो देखते हैं, कि गोल्ड ज्यादा तेजी से भाग रहा है और सिल्वर जो है अब उसको कैचअप कर रहा है। इस बीच एक बार मैं आपको DXY भी बता दूं, डॉलर इंडेक्स भी नीचे की तरफ ब्रेक डाउन देने की कोशिश कर रहा है। सो ओवरऑल पूरा ग्लोबल मार्केट अगर हम देखते हैं, ग्लोबल मार्केट स्ट्रांग है, बाकी मैक्रो फैक्टर स्ट्रांग है और इक्विटी भी स्ट्रांग है। ओवरऑल एफआई की बाइंग भी हमने लास्ट वीक की देखी, वो भी काफी स्ट्रांग है। सो एक अपसाइड बायस और अपसाइड मूवमेंट का एक बार इंडिकेशन रहेगा नेक्स्ट वीक में। सो ये रहा अपना मार्केट अपडेट। अभिषेक, और फंडामेंटली कुछ है इसके अंदर? हेलो एवरीवन, टॉकिंग अबाउट द ब्रॉडर मार्केट फर्स्ट। मेरा जो व्यू रहेगा वो 18th ऑफ सितंबर तक हमें ये लगता है कि टिल द फेड डिसाइड्स कि कितना रेट कट होने वाला है। सो देयर इज अ टसल बिटवीन 25 बेसिस पॉइंट एंड 50 बेसिस पॉइंट। उसको देखते हुए मेरे हिसाब से अभी इन्फ्लेशन स्टिकीनेस है अमेरिका में। इसका मतलब है जो उनका कोर इन्फ्लेशन है वो एकदम कूल डाउन पूरा नहीं हो रहा है जिस जिस जो एक्सपेक्टेशन था उस हिसाब से। तो वहां पे हम लोग देख सकते हैं कि 25 बेसिस पॉइंट की तरफ मेरा वेटेज रहेगा कि वो हो सकता है। हाउएवर मार्केट में अभी 40% प्रोबेबिलिटी चल रही है 50 बेसिस पॉइंट की। तो वो एक चीज रहेगा जो हम देख मेरा उसमें रहेगा। टिल देन आई थिंक द मार्केट विल रिमेन sideways and no new bigger position. I think people will wait till then. Moving towards other segment is gold for me. हमने अभी पोस्ट भी किया था 2 दिन 1 दिन पहले इन ऑन ट्विटर रिगार्डिंग गोल्ड। तो जब गोल्ड की बात करते हैं, जब भी रेट कट होता है तो technically theoretically gold should perform well. And even looking at DXY and everything that is going on with dollar, हम ये देख रहे हैं कि nations they are buying gold a lot. सबका reserves बढ़ रहा है gold में and it's a perfect time for gold to rise further. जो भी इनका टेक्निकल एस्पेक्ट है वो देवराज आपको क्लियरली बताएंगे, बट मेरे हिसाब से अभी विथ फॉलिंग इंटरेस्ट रेट and the markets in general, I feel gold will do well, and my target is near about 3000 to 3100 going forward. This also has technical aspect, तो technical analysis को भी अगर हम लोग use करें तो 3100 3000 तक का जा रहा है. Also silver is also very strong according to me, and it has generally underperformed gold. मेरे हिसाब से silver should outperform gold in the coming time, and this will be my view. Now Devraj, can you say something about gold technically कि in detail कि ऐसा क्या हो रहा है कि हमें वो दिख रहा है towards 3000 3100 मार्क? आई थिंक हाँ, टेक्निकली भी अच्छा है। सिल्वर ने भी एक चैनल पैटर्न बनाया है। तो सबसे पहली बात, अब यहाँ पे एक हर्डल आएगा सिल्वर पे 32 लेवल के आसपास। मेरे को लगता है कि अगर ये चैनल पैटर्न यहाँ से ब्रेकआउट दे तो काफी अच्छा यहाँ पे हमें एक बार मूव देखने मिलेगा सिल्वर में। और इसका अगर हम व्यू निकालेंगे सिल्वर का, तो लगभग आपको 33.9 और 35 हमने एक पुराना लेवल निकाला है, काफी टाइम से डेली वीडियो में भी बोलते हैं, तो वो आ जाएगा मेरे को लग रहा है इस बार। गोल्ड की बात करें तो यस डेफिनेटली यहाँ पे अगर मैं गोल्ड का मंथली देखूं, जो पोस्ट भी डाला हुआ है अगर हम देखते हैं ट्विटर पे, यहाँ पे अगर हम मंथली भी मैं देखूं गोल्ड का चार्ट, तो यहाँ पे गोल्ड का चार्ट क्या बताता है आपको कि मंथ में जब भी ट्रेंड बनते हैं तो साइडवेज ट्रेंड, साइडवेज ट्रेंड। तो ये जो ट्रेंड बना था आपका $1000 से $2000 का, ऑलमोस्ट वन वे अपसाइड गया, फिर बड़ा कंसोलिडेशन में चले गया गोल्ड, और फिर अब वापस ये अब ये अपमूव दिखा रहा है। अच्छा, इसके अंदर डेटा 2018 तक ही है मेरे पास, तो मैं एक और गोल्ड वाला लगाता हूँ। यहाँ पे आपको जो डेटा मिलेगा, लेट मी स्विच टू दिस वन। यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पे जो गोल्ड का आपने को डेटा मिलेगा पुराना भी इसके अंदर हमें देखने मिलेगा गोल्ड कैसे परफॉर्म करता है। सो ओल्ड टाइम पे देखिए आप, गोल्ड कभी भी ना एक बार जब मूवमेंट देता है तो बड़ा मूवमेंट देता है और फिर शांत हो जाता है। तो यहाँ पे आप देखिए, ये $50 से वन वे कहां तक गया, $200, 4 गुना हुआ और शांत हो गया। कितने टाइम के लिए शांत हुआ? मई 1974 से लेके ये 4 साल के लिए शांत हो गया, 78। उसके बाद देखिए 200 का ये गया सीधा 800 हजार, लगभग 4 गुना फिर से इसने किया और फिर शांत हो जाता है। ये कितने समय के लिए? यहाँ पे लगभग 27 साल के लिए शांत हो गया। यहाँ पे ये थोड़ा लंबा कंसोलिडेशन था। अच्छा, यहाँ पे फिर इसने जर्नी पकड़ी, 800 से गया 2000,
उसके बाद फिर ये शांत हो गया। अच्छा, इस बार कब कितना टाइम के लिए हुआ, 2011 में ये जो हाई बनाया था। अब देखिए मंथली बेसिस पे ये स्पाइक्स आपको दिखाई देते हैं, लेकिन मंथली बेसिस पे एक्चुअल क्लोजिंग वाला ब्रेकआउट अच्छा कभी अपने को देखने मिला स्टार्ट ऑफ दिस ईयर फेब में देखने मिला। और अब यहां से इसने देखो मूव स्टार्ट कर दिए। तो मेरे हिसाब से गोल्ड जो है वो 3100 आराम से यहाँ पे 1000 तो मिलेगा, क्योंकि 2000 पे ये कंसोलिडेट हो रहा था। एटलीस्ट 3000 3100 तो दिखेगा ही। और मेरे हिसाब से ये लगभग 3.5 से 4000 अपने को दिखा सकता है आने वाले 2 से 3 साल के अंदर। अब देखो टेक्निकली बात करते हैं, जो अभिषेक बता रहे थे, ये तो हो गया नॉर्मल बिहेवियर गोल्ड का, आप स्टडी करते हो हिस्टोरिक देख के। इसमें मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाता हूं, और इसमें अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाएंगे, ये जितना कंसोलिडेशन था इसमें, ठीक है, तो पहली बात तो आप फिबोनाची लगा के ये देखोगे कि जब ये मूव बनी तो कितना रिट्रेस किया। तो रिट्रेस किया था इसने 38% के लेवल तक, ठीक है। तो इससे क्या होता है आपको दोस्तों ये पता लग जाता है कि जब गोल्ड में स्विंग अप मूव बनी तो पीछे कितना आया, तो पीछे बहुत कम आया। अभी इसी को उल्टा लगाएंगे। इसको उल्टा क्यों लगाएंगे, अब हमें इसका एक्सटेंशन जानना होता है टारगेट निकालने के लिए। अभी इसी को ही क्या करता हूं मैं, उल्टा लगाऊंगा। और उल्टा लगाएंगे तो क्या निकल के आता है आपका, आपको फिबोनाची लेवल देखने मिलता है कंसोलिडेशन का। तो गोल्ड ने कितना टाइम कंसोलिडेट किया, गोल्ड ने लगभग ये जो लगभग आपके 12 साल जो कंसोलिडेट किए उसकी रेंज को जब मैं एक्सटेंड करूंगा ऊपर, तो मेरे को सबसे पहला लेवल क्या निकल के आता था, 25,000 का, सॉरी 2500 का, जो कि हॉल्ट हुआ गोल्ड हमने देखा। देखो यहाँ पे काफी सारे मंथली कैंडल के विक बने 24,450 पे। इसको एग्जैक्टली मेरे को लो पे लेके जान दो, यस, नॉट दिस, दिस वन। तो हमको एकदम प्रिसाइज लेवल मिलेंगे लाइक दिस। अब यहाँ पे देखो फर्स्ट लेवल मिला 1.68, ठीक है। नेक्स्ट जो लेवल आता है आपका निकल के आता है 3400 का और 3100 का। ये जो दो लेवल है वो आपको दिखाई देंगे। अब मैंने ये बड़ा जो कंसोलिडेशन लेवल है उसका एक्सटेंशन निकाला। इसमें लोग दूसरी तरीके से भी एक्सटेंशन निकालेंगे। अभी जितना ये कंसोलिडेट हुआ है इसका एक्सटेंशन आप लगा के देख सकते हो। तो अभी जितना ये पीछे आया है, तो लेट मी पुट लाइक दिस, ओके। तो आपको यहाँ पे ये कंसोलिडेशन इस तरीके से देखने मिल जाएगा। तो इसका भी ऑलमोस्ट 2850 फर्स्ट आपको अभी आई थिंक कुछ दिनों में देखने मिलना चाहिए। तो टेक्निकली देखा जाए 2850, 3100 और 3400 दिखाई दे रहा है आने वाले कुछ समय में, जो कि गोल्ड ने फाइनली जो रैली स्टार्ट की है। आई होप दोस्तों आपको ये डिटेल एनालिसिस गोल्ड का पसंद आया होगा। पसंद आया तो जरूर हमारे कमेंट में लिख के एक बार लिखिए, तो हमको समझ में आएगा कि आपको ऐसे डिटेल वाले एनालिसिस पसंद आ रहे हैं। नहीं तो हमें कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि टाइमिंग के ऊपर जो यूट्यूब के एल्गोरिदम है वो ज्यादा लंबे वीडियो को थोड़ा पनिश करते हैं बाय द वे, अगर हम बताए तो इस वजह से आप लिखिए तो हमको समझेगा कि एंड में आपको डिटेल एनालिसिस भी पसंद आ रहा है। यस अभिषेक, तो गोल्ड पे टेक्निकली तो व्यू काफी स्ट्रांग है। Yes, thank you for that analysis. Moving forward, since the base is about rate cut, and अभी IPO जिसके बारे में मेरे हिसाब से हमारे सारे व्यूअर्स ने ही अपना लक ट्राई किया होगा और किसी किसी को भी मिल भी गया होगा बजाज फाइनेंस हाउसिंग फाइनेंस का IPO अलॉटमेंट, सो कंग्रेचुलेशंस जिन जिन को भी मिला है। माय पॉइंट बीइंग कि इट्स अ परफेक्ट टाइम फॉर बजाज हाउसिंग फाइनेंस फॉर दिस IPO बिकॉज देखा जाए तो जब रेट कट होता है सबसे पहले जो जो लोन लेते हैं उसमें सबसे बड़ा सेगमेंट होता है हाउसिंग का, होम लोन्स। तो अगर होम लोन्स पे सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है रेट्स का, तो अगर इंटरेस्ट रेट गिरता है तो इट बिकम्स अट्रैक्टिव फॉर पीपल टू बाय इट ऑल्सो। अगर ये आगे चलकर जो रेट कट्स है वो अगर इंडिया में भी होता है तो सबसे ज्यादा फायदा रियल एस्टेट में होने वाला है एंड हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को होने वाला है फॉर एटलीस्ट मीडियम टू यू नो 1 to 2 years टाइम पे इनको फायदा होगा। और ये इनको एक पुश भी देगा बिकॉज अभी ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि हाउसिंग एंड बोथ कमर्शियल एंड जो हाउसिंग है वो दोनों में एक हमें एक बूम दिख रहा है मार्केट में। ये एक और उसे एक टेलविंड देगा और एक सहारा देगा। सो मेरे हिसाब से नाउ मूविंग फॉरवर्ड वी हैव टू कीप एन आई ऑन कंपनीज व्हिच आर इनटू कंस्ट्रक्शंस
लाइक ओबरॉय एंड अदर रियल्टी कंपनीज, उस पे भी हमें ध्यान देना चाहिए कि आगे जाके उनका कैसा मूव होता है, स्पेशली लुकिंग एट इंडिया स्टांस फॉर द रेट कट, जो मेरे हिसाब से दे हैव टू फॉलो सूट, एंड उनको जो अगर यूएसए में होता है तो उन्हें भी वो करना चाहिए यहाँ पे, बिकॉज हमारा जो कोर इन्फ्लेशन है, जैसे हमने लास्ट टाइम भी बताया था कि हमारा जो कोर इन्फ्लेशन है वो कूल डाउन होते जा रहा है, डिमांड को पुश देना ही पड़ेगा फिर मॉनेटरी साइड से, तभी वो हमें एक जो हमारा ग्रोथ टारगेट्स एंड एवरीथिंग दैट गेट्स अ हेल्प। सो लुकिंग अहेड वी हैव टू कीप एन आई ऑन रियल्टी एंड हाउसिंग फाइनेंस। ओके, तो इसी यही थीम पे बाय द वे हमने टेक्निकली जो चार्ट स्टडी किए थे, तो टेक्निकली चार्ट स्टडी में भी यही कुछ निकल के आ रहा है, मैं आपको समझाता हूँ। तो बाय द वे बजाज फाइनेंस का जो आईपीओ आने वाला है, बजाज फाइनेंस का आईपीओ का इम्पैक्ट हमको बजाज के शेयर पे भी दिख जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स ऑलरेडी यही इनके पास से शेयर होल्डिंग थी बजाज फाइनेंस। बजाज फिनसर्व का अगर चार्ट देखें तो काफी अच्छा है, और जिनके पास शेयर थे उनको शेयर होल्डर कोटा में जिन्होंने फुल अप्लाई किया, आई थिंक 2 लाख अमाउंट के लिए, उनको एक लॉट तो मिला ही होगा। तो यहाँ पे ना बजाज फाइनेंस देख लिया, फ्लैग पेनेंट पैटर्न का ब्रेकआउट दे रहा है। बजाज फिनसर्व की भी बात करूं ना, ये बजाज फिनसर्व भी इंटरेस्टिंग है। बजाज फिनसर्व ने तो मंथली पे ब्रेकआउट दे दिया है, लेकिन ना बजाज फिनसर्व ने यहाँ पे कुछ कमाल कर सकता है आईपीओ के लिस्टिंग वाले दिन, शायद 1940 के ऊपर ब्रेकआउट देगा तो सीधा 2000 साइकोलॉजिकल लेवल, और उसके बाद अगली जर्नी शायद ये शुरू करे। काफी टाइम तक लेगार्ड रहा ये भी, अगर हम बात करें, इनफैक्ट हम डिस्कस भी कर रहे थे कि कैसा टाइम वाइज कंसोलिडेशन होता है, पी डी रेटिंग हो गई थी कंपटीशन के चलते, लेकिन वैल्यू बाय में अभिषेक ने आपको एक बार समझा रहे थे कि वैल्यू बाइंग के अंदर ये डीमार्ट, बजाज फाइनेंस, ये सब कैसे दिखाई देंगे। अब ओवरऑल बात करते हैं करंट हफ्ते की, जहां पे फोकस रह सकता है। दोस्तों ओवरऑल रियलिटी मेरे रेडार पे आ रहा है, वैसे यहाँ पे ना सिमेट्रिकल ट्रायंगल का पैटर्न बना है। तो अगर टेक्निकली इधर बात करें तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न बन रहा है, स्क्वीज होते जा रहा है रेंज। सिमेट्रिकल ट्रायंगल की खास बात क्या होती है, आपकी रेजिस्टेंस और सपोर्ट ये जैसे आगे बढ़ते हैं तो ये स्क्वीज होते जाते हैं, और फाइनली जब ब्रेकआउट मिलता है तो एक बड़ा एक मोमेंटम के साथ ब्रेकआउट मिलता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होगा अब मंडे के दिन, आई थिंक इसकी ओपनिंग अगर 1820 के ऊपर हो तो हम इसको एक बार रडार पे रखेंगे। पूरे हफ्ते के लिए काफी अच्छा ये साबित हो सकता है। ये रहा इसका वीकली चार्ट। वीकली चार्ट पे आपको क्लियरली सिमेट्रिकल ट्रायंगल का ये प्राइस एक्शन फॉर्मेशन दिखाई देगा। तो इसका अगर मैं प्रीवियस प्राइस एक्शन फॉर्मेशन दिखाऊं तो यहाँ पे कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट दिया, अब यहाँ पे सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना रहा है। उम्मीद रहेगी कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल का भी ब्रेकआउट यहाँ पे दे, और ऊपर जाएगा तो एटलीस्ट इसके प्रीवियस स्विंग हाई 1900 2000 के आसपास के हमको एटलीस्ट एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए। अब दोस्तों ये हो गया ओबराय रियलिटी एक काउंटर। दूसरा अगेन जो अभिषेक बता रहे हैं कि देखो गोल्ड के अंदर तो मूव है, डॉलर इंडेक्स अगर अपना नीचे गिरेगा बाकी मेटल को बूस्ट कर सकता है। यहाँ पे सिर्फ क्वेश्चन एक रहता है कि मेटल के अंदर जो चाइना का, अगर हम वहां की इकोनॉमी देखें तो चाइना अभी भी उतने अच्छे नंबर नहीं दे पा रहा। नहीं तो चाइना ही ये सारा मेटल को कंज्यूम कर लेता है अगर चाइना फास्ट ग्रो करता है तो, क्योंकि उनकी डिमांड बहुत ज्यादा है। तो वहां पे एक थोड़ा क्वेश्चन रहता है मेटल काउंटर पे। ओवरऑल देखा जाए चार्ट पे आई थिंक एनएमडीसी रेडी हो रहा है। चार्ट की बात करूं तो एनएमडीसी क्या कर रहा है, अपने फॉलिंग रेजिस्टेंस लाइन पे 3 बार टच दे चुका है, 1 2 एंड 3। तो ये 3 टच के बाद 4th अटेम्प्ट होने वाला है। 4th अटेम्प्ट सक्सेस होता है, और लेवल जो निकल के आते हैं 4th अटेम्प्ट के, हो सकता है रिटेस्ट हो सकता है थोड़ा एक आध डोजी कैंडल बना दे, लेकिन 222 ठीक है, 222 222 ये लेवल के ऊपर अगर काउंटर जाएगा तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट इसका जो प्रीवियस हर्डल है ये सारे आपको लेवल एक बार अचीव करने की जरूर ये ट्राई करेगा। तो 2 लेवल को अचीव कर सकते हैं, 235 250 का, ये एक बार ब्रेकआउट देने के बाद कोशिश जरूर करेगा। तो दोस्तों 2 काउंटर है जो मैं फिलहाल रखना चाहता हूँ रेडार पे अगले हफ्ते के लिए। और इसका भी अगर मैं आपको वीकली चार्ट दिखाऊं तो वीकली चार्ट पे आपको सपोर्ट पे है, आपको इधर क्लियरली दिखाई देता है सपोर्ट एट 190 टू 200 जोन, सपोर्ट अगेन एट 210, सपोर्ट अगेन एट 205। तो लगभग सपोर्ट लेवल जो निकल के आता है एक एक ही रेंज में निकल के आता है। तो इंटरेस्टिंग रिवर्सल प्ले बन सकता है। ओबराय रियलिटी का जो चार्ट है वो कंटिन्यूएशन वाला प्ले है, क्योंकि ऑलरेडी अप ट्रेंड में है। ये भी कंटिन्यूएशन या अप ट्रेंड में, लेकिन क्योंकि काफी टाइम तक ये साइडवेज हो गया तो ये एक रिवर्सल प्ले बन जाता है। अब दोस्तों बाकी
एक और जैसा अनाउंसमेंट हम करते हैं जो भी हमारे मेंटरशिप होते हैं, तो नेक्स्ट मंथ के लिए ऑप्शन बाइंग का मेंटरशिप प्रोग्राम हमारा अलाइन हुआ है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑप्शन बाइंग सीखने के लिए तो आप जरूर नीचे गए दिए लिंक पे जाके आप उसको देख सकते हैं क्या ऑफरिंग है हमारी, और उसमें एनरोल कर सकते हैं जिससे कि आपकी लर्निंग फास्ट हो जाए। अभी ये तो हो गया हमारा वीकली के लिए, ठीक है। अभिषेक, एनीथिंग एल्स ऑन द न्यूज रेडार या कुछ और आप बताना चाहते हो? यस, सो मैं सोचा कि हम लोग हमेशा कुछ टिप्स शेयर करते हैं एट द एंड ऑफ द वीडियो। सो आई थॉट व्हाई नॉट शेयर वन ऑफ द क्लाइंट स्टोरीज, या फिर उसको आप एक केस स्टडी भी समझ सकते हो। सो आपको पता होगा कि हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं अपने क्लाइंट्स के, एंड वी आर एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स। सो मैं एक क्लाइंट स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ। रिसेंटली वन ऑफ द क्लाइंट्स अप्रोच्ड मी एंड दे सो लोग दे आर अ फैमिली ऑफ 3 पीपल। उनका अभी पीपीएफ प्रोविडेंट फंड जो है वो मैच्योर हो रहा है, एंड ऑल्सो दे हैव सम एफडीज जो ये साल मैच्योर हो रही है। द अमाउंट कम्स टू 1.3 सीआर टोटल, एंड उनको ये अमाउंट 3 साल के बाद जरूरत हो सकती है थोड़ी, या फिर 50% और 60% उतना उनका रिक्वायरमेंट हो सकता है। उनके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है, टर्म इंश्योरेंस है, उनके पास ऑलरेडी कैश फ्लो अच्छा चलता है, उनका डाउनसाइड प्रोटेक्टेड है। So looking at all these things, and of course one more thing, they are already investing in equity mutual funds जो मैंने उन्हें suggest किया था। They are investing in Nifty index and Nifty next 50। We are keeping very simple into equity, और इस इन दोनों चीज में उनका इन्वेस्टमेंट चल रहा है। So looking at all those things, we made a plan for them, and the plan was first put 66%, two-third of the amount of 1.3 crores into an arbitrage funds. So arbitrage funds are very safe funds. ये क्या करते हैं, इनएफिशिएंसी जो होती है मार्केट में उसको कैप्चर करती है, एंड दे गिव अ रिटर्न ऑफ अबाउट 6 to 7% अ ईयर। सिंस इट्स इक्विटी बेस्ड, तो उसमें हमें थोड़ा फायदा भी होता है। सो आर्बिट्राज फंड में हम 2/3 ऑफ द अमाउंट डालेंगे। रिमेनिंग 1/3 अमाउंट विल गो इनटू डेट फंड्स, लुकिंग एट द बॉन्ड मार्केट, कि अगर रेट कट हुए तो बॉन्ड प्राइसेस बढ़ेंगे, उस हिसाब से हम लोग डालेंगे, ताकि सेफ्टी साइड में 6 to 7% का हमारा रिटर्न रहे। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हम लोग इसी से स्टार्टिंग विद आर्बिट्राज फंड, हम लोग उससे सिस्टमैटिक ट्रांसफर करेंगे इनटू द बैलेंस एडवांटेज फंड्स। सो अब क्या होगा, जब हम बैलेंस एडवांटेज में जाते हैं तो उनका कंसिस्टेंसी थोड़ा अच्छा रहता है, एंड वी आर नॉट गोइंग फॉर एक्सट्रीम हाई रिटर्न्स आल्सो, बिकॉज इनको 3 साल में वो पैसा वापस चाहिए। सो विल स्टार्ट विद एन एसटीपी, सिस्टमैटिक ट्रांसफर होगा, एंड वो होगा बैलेंस फंड्स में। एंड पहले आर्बिट्राज फंड से 2 साल में अमाउंट निकलेगा, एंड फिर लास्ट ईयर अमाउंट निकलेगा हमारे डेट फंड से। सो डेट फंड्स में क्योंकि 2 साल के बाद उसमें वो लॉन्ग टर्म्स माना जाता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के लिए वो 2 साल के बाद ही होता है। दे हैव अ 24 मंथ का पीरियड। सो इस चीज को ध्यान में रख के हम लोग ने ऐसा प्लान उनके लिए किया है, एंड जो हमारा टारगेट है रिटर्न फॉर द नेक्स्ट 3 years इज अबाउट 10% हम लोग पर एनम रिटर्न का एक्सपेक्टेशन के साथ चल रहे हैं आगे जाके। ऑफ कोर्स मार्केट कैन मूव ईदर वे, but since we have put heavily money into arbitrage and bonds, so they are safe that way. So first year there won't be any issue. Second year, third year going forward, then we'll already see a SIP going into equity. So unse unko wo ek alpha bhi generate hoga. So I hope you understood this thing, and coming next weekend again we'll share one of the client stories to you guys. सो ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पे मैंने जस्ट जो बता रहे थे आप, यहाँ पे मैंने किया है 1.3, 2/3, 1/3 आर्बिट्राज एसटीपी टू बैलेंस फंड, और उसके बाद 1/3 इन डेट, बरोबर। Yes. तो काफी, और एक बात हम बता दें कि हर एक क्लाइंट की जो नीड होती है वो उनके ऑब्जेक्टिव के हिसाब से होती है। तो यहाँ पे हम एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव और वो नहीं बता सकते, क्योंकि जो भी रहता है क्लाइंट शेयर करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से रहते, तो कोई एक वन टेम्पलेट नहीं रहता कि एक चीज सब पे लागू हो जाती है। हर एक की नीड अपनी अपनी अलग अलग होती है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड है और तो डेफिनेटली आप लिंक दिया हुआ है, आप जरूर उसका भी यूज कर सकते हैं। सो आई थिंक दिस इज इट देन फॉर दिस वीक। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, नया हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन टेक केयर, वी विल मीट यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो।